Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss the next lecture of chapter Evolution. तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ के आए हैं? अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरीके से होता है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किस तरीके से होता है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा। ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी और जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है उसके बारे में हमने पढ़ा और किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था उस थ्योरी को, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमें 5 टाइप के एविडेंसेस पढ़ने हैं। सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, सेकेंड इज बायोकेमिकल एविडेंस, थर्ड इज बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, फोर्थ इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस एंड फिफ्थ वन इज पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो ये 5 एविडेंसेस के बारे में हमने पढ़ना है। तो 2 हम एविडेंस कर चुके हैं। कौन कौन से एविडेंस हम कर चुके हैं? सबसे पहला जो एविडेंस था मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, इसके अंदर हमने 5 चीजें के बारे में पढ़ी थी। सबसे पहला था होमोलोगस ऑर्गन। हमने होमोलोगस ऑर्गन के बारे में पढ़ा था कि होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर तो सेम होती है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। कौन कौन से एग्जाम्पल थे ये मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवा दिया था। एनालॉगस ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ा था। एनालॉगस ऑर्गन का मतलब है ऐसे ऑर्गन जिनका फंक्शन सेम है लेकिन उनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। एग्जाम्पल के बारे में हमने पढ़ा था। होमोलोगस ऑर्गन किस तरीके का एवोल्यूशन शो करते हैं, एनालॉगस ऑर्गन किस तरीके का एवोल्यूशन शो करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये आपने बहुत अच्छे से करना है, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। थर्ड हमने पढ़ा था वेस्टिजियल ऑर्गन की ऐसे ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर के अंदर तो फंक्शनल हैं या फिर रिलेटेड एनिमल्स के अंदर फंक्शनल थे लेकिन हमारे अंदर वो फंक्शनल नहीं है। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं जैसे कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, विजडम टूथ, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कनेक्टिंग लिंक और हमने पढ़ा था एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना जिसको हमने बोला था एटाविज्म। तो ये सारी की सारी जो चीज़ थी ये आती थी मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस के अंदर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो जैसे कि ट्रिप्सिन और अमाइलेज, ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा हर एक फाइलम के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, आपने अगर उनके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सबके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सारी की सारी चीज़ें सेम है। तो ये 2 एविडेंसेस को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में किया था। जो हम करने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक होगा इसी का पार्ट सेकंड होगा जिसके अंदर हम एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। और एविडेंसेस कौन कौन से होंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में, ठीक है। हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर आपके एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत अच्छा लॉ दिया हुआ है जिसको हमने बोला है बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है। तो हम बायोजेनेटिक लॉ को भी इसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा जो सेकंड जो होगा टॉपिक होगा वो होगा बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था, बायोजेनेटिक लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और जो थर्ड जो हम एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे वो होगा बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट एरिया को भी अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एविडेंसेस के बारे में पता चला है कि किस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म है वो लोअर ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम अपने लेक्चर के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोजेनेटिक लॉ, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, ठीक है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो एविडेंस है बच्चे वो माना जाता है आपका पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट जो एविडेंस है। लेकिन अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूँ तो सेकंड नंबर पे आता है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। आपको पढ़ना सारा का सारा है क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर कहीं कहीं पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बच्चे सारा का सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत पहले ये सारी की सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो चलो आप अपनी नोटबुक निकालो और हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। चलो आप अपनी हेडिंग बनाइए। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस देखो,
इनके अंदर ना सबसे जो मेन जो चीज़ होती है बच्चे, वो होती है एग्जाम्पल। ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझने हैं कि किस तरीके से हम ये बता रहे हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म है वो लोअर ऑर्गेनिज्म से ही इवोल्व हुआ है, यानी कि एवोल्यूशन हुआ है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की, ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या बताता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के एम्ब्रियो को अगर हम स्टडी करें तो ये भी हमें एविडेंस के बारे में बताते हैं, ये भी हमें एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आपको एग्जाम्पल समझना है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ये आपका 3rd नंबर का एविडेंस था। ठीक है, कौन से नंबर का एविडेंस है? 3rd नंबर का एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या आएगा? अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो अगर आपको 11th थोड़ी बहुत याद है क्या आपको थोड़ी बहुत 11th याद है? 11th के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब है जिनके पास 3 जर्म लेयर होती हैं। कितनी जर्म लेयर होती हैं? 3 जर्म लेयर होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और आपको पता है कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे इन्हीं जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, तो आपको पता है क्या, थोड़ा बहुत आपको याद है, 11th का थोड़ा बहुत याद है कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स है वो हमने किसको बोला था? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जल्दी बताओ, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से फाइलम से शुरू होते हैं बच्चे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स शुरू होते थे आपके प्लैटी हेलमेंथिस से। ठीक है, किससे? प्लैटी हेलमेंथिस टू कॉर्डेट्स। ठीक है, प्लैटी हेलमेंथ्स, प्लैटी हेलमेंथिस टू कॉर्डेट्स, सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब अगर इनके एम्ब्रियो की स्टडी की जाए तो इनका जो डेवलपमेंट का जो तरीका है वो सबके अंदर सेम है। प्लैटी हेलमेंथिस, उसके बाद एस्केलमेंथिस, उसके बाद एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा और काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, मोलस्का। ठीक है, कॉर्डेट्स के अंदर भी बहुत सारे आते हैं। तो अगर इनकी फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, अगर इनके मैं एम्ब्रियो की बात करूं तो इनकी जो डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, इनका जो पैटर्न होता है वो सारा का सारा क्या है? सेम है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या बनेगा? जाइगोट। सबसे क्या बनेगा? सबसे पहले जाइगोट। अब जाइगोट का क्लीवेज होगा, यानी कि बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स होंगे। ठीक है, ये आपके 12th के अंदर बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, जो कि मैंने भी कराया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, जाइगोट, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद क्या होगा बच्चे? गैस्ट्रुलेशन होगा। गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या है? 3 जर्म लेयर। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या है? जब 3 जर्म लेयर बन जाती हैं। और जो 3 जर्म लेयर हैं वो कौन कौन सी हैं बच्चे? 3 जर्म लेयर की अगर मैं बात करूं, कौन कौन सी जर्म लेयर होंगी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म की अगर मैं बात कर रही हूँ तो, ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ना, ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट का जो तरीका है वो सबका क्या है? सेम है। और आपको पता है कि अब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे इन्हीं जर्म लेयर से अराइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम का ओरिजिन क्या होता है? मोस्टली एक्टोडर्म। अगर मैं बात करूं किसकी? ब्लड की या फिर हार्ट की बात करूं, तो उनके वहाँ हार्ट और जो ब्लड है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मीजोडर्म से। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओरिजिन किस लेयर से होता है? एंडोडर्म से। तो यानी कि ये भी क्या बताता है कि ये भी एविडेंस कह रहा है, ये भी एविडेंस दे रहा है एवोल्यूशन का, कि यार अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप किसी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का देख लीजिए, प्लैटी हेलमेंथिस से लेके कॉर्डेट्स। प्लैटी हेलमेंथिस का मतलब फ्लैट वर्म्स, एस्केलमेंथिस का मतलब होता है राउंड वर्म्स। ठीक है, तो देख लीजिए सबके अंदर क्या होगा, जो तरीका है डेवलपमेंट का वो क्या होगा? सेम होगा।
ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो यही है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द केस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। इसके अंदर सिर्फ एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक एविडेंसेस का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सब्जेक्टिव है चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर है, क्वेश्चन तो आना ही है एविडेंसेस के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहला तो पहला जो टॉपिक है ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर हो सकता है कि आपसे एक्सपेरिमेंट पूछ ले जो साइंटिफिकली प्रूव किया था ओरिजिन ऑफ लाइफ को। ठीक है, और ऑपरेन एंड हेल्डेन, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर आती हैं, तो ये तो क्वेश्चन वहाँ पर बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, कोई भी आपसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे कि एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन बताओ। जो थर्ड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है थियरीज ऑफ एवोल्यूशन। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने एवोल्यूशन के बारे में थियरीज दी थी कि एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। और जो फोर्थ जो टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो ये 4 जो मोटे मोटे मैंने आपको टॉपिक बता दिए जहाँ से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की। तो सेकंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं, ठीक है, चाहे फिशीज हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो अगर मैं इनके एम्ब्रियो की स्टडी करूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारे एम्ब्रियोज के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सेम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फिशेज की बात करूं, तो फिशेज के अंदर क्या देखने को मिलता है? फिशेज के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि गिल्स। ठीक है, और इन गिल्स का जो टेक ओवर कर लिया था, किसने कर लिया था? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इसके अंदर जो गिल्स को टेक ओवर किसने कर लिया था? लंग्स ने टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखने को मिलता है कि जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियो है बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स को शो करता है। तो 2 एग्जाम्पल आपने पढ़े यहाँ पे। थर्ड अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर, अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात कर दूं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल होगा डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब देखो, वर्टिब्रेट्स यानी कि अगर मैं हार्ट की बात करूं, हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, अगर मैं हार्ट की बात करूं कि बर्ड्स और मैमल्स का जो हार्ट है वो कैसा है बच्चे? 4 चेम्बर हार्ट। ठीक है, 4 चेम्बर आपको देखने को मिलते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो देखो, क्या स्टार्टिंग से ही अगर मैं एम्ब्रियो की बात करूं, क्या एम्ब्रियो के अंदर स्टार्टिंग से ही 4 चेम्बर हार्ट बन गया था? देखो, अगर मैं ऑर्गन्स की डेवलपमेंट की बात करूं कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो ऑर्गन्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हार्ट ले लिया, ठीक है, बर्ड और मैमल्स का मैंने अगर हार्ट ले लिया, तो हार्ट क्या होता है बच्चे? 4 चैम्बर होता है। तो अगर मैं एम्ब्रियो के बारे में पूछूं, क्या एम्ब्रियो सारा का सारा अगर आप स्टार्टिंग से ही देखें तो 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा क्या बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर? जी नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 चैम्बर हार्ट बना। ठीक है, कैसा बना? 2 चैम्बर हार्ट। तो जो 2 चैम्बर हार्ट है, जैसे कि किसके अंदर आपको देखने को मिलता है? फिशेस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं 2 चैम्बर्ड से, फिर बना 3 चैम्बर्ड हार्ट, फिर बना 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, और ये जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ये किसके अंदर आपको देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है एम्फीबियंस के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है आपको? एम्फीबियंस के अंदर ये देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं फिर
वेंट्रिकल्स के अंदर सेप्टा बनना शुरू हुआ, लेकिन अभी कंप्लीट सेप्टा नहीं बना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूं, ठीक है, तो वेंट्रिकल्स के अंदर अभी भी कैसा है, इनकम्प्लीट सेप्टा है। अगर कंप्लीट होता तो बच्चे वो 4 चैम्बर्ड ही ना हो जाता, इनकम्प्लीट सेप्टा है, ठीक है। और इनकम्प्लीट सेप्टा है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, रेप्टाइल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब ये कंप्लीट अगर सेप्टा बन गया तो यानी कि वेंट्रिकल्स डिवाइड हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स डिवाइड हो जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 चैम्बर्ड हर्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो 4 जो चैम्बर हर्ट है वो किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर, ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर, ठीक है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। बर्ड एंड मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर हर्ट होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर कैसा चैम्बर हर्ट होता है, 4 चैम्बर हर्ट होता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग से ही बच्चे 4 चैम्बर हार्ट डेवलप नहीं होता। अगर आप एम्ब्रियो को पढ़ोगे, उसकी स्टडी करोगे, तो सबसे पहले 2 चैम्बर हार्ट बना। 2 चैम्बर हार्ट आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल फिशेस के अंदर। फिर 3 चैम्बर हार्ट बना, फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस के अंदर। फिर जो ये वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टा बनना शुरू हुआ, ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल्स अब डिवाइड करने शुरू हुए, फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स के अंदर। अब फिर कंप्लीट अगर सेप्टा बन गया दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। यानी कि किसके अंदर देखने को मिलेगा, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये क्या कह रहा है, तो ये आपको किस बात का एविडेंस बता रहा है, ये बता रहा है कि जो बर्ड्स और जो मैमल्स है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो फिशिज से ही क्या हुए हैं, अराइज हुए हैं। वो आगे हम पूरा का पूरा बायोजेनेटिक लॉ पढ़ेंगे, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस बात को, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल ये हो गया, और अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर, अगर मैं 4th की बात करूं तो 4th एग्जाम्पल क्या होगा, 4th एग्जाम्पल होगा बच्चे ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। देखो ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स सबके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। कि जो न्यूरल जो स्पाइन है, न्यूरल स्पाइन का जो एंटीरियर जो एंड है वो क्या बनाएगा, ब्रेन बनाएगा, और जो पोस्टीरियर एंड है वो क्या बनाएगा, स्पाइनल कोड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ न्यूरल स्पाइन की, ठीक है, अगर मैं न्यूरल स्पाइन की बात करूँ तो जो न्यूरल स्पाइन का एंटीरियर जो एंड है, न्यूरल स्पाइन का जो एंटीरियर एंड है और न्यूरल स्पाइन का जो पोस्टीरियर एंड है, तो जो एंटीरियर एंड है न्यूरल स्पाइन का वो क्या बनाता है बच्चे, ये बनाएगा ब्रेन। और अगर मैं पोस्टीरियर एंड की बात करूं तो ये क्या बनाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। मेरी बात समझ में आई। अब देखिए, अब देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, कि फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स सब के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ तो जो ब्रेन की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बढ़ती चली गई, ठीक है। ब्रेन प्रेजेंट तो सबके अंदर है, चाहे वो फिशेज हो चाहे वो मैमल हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर मैं एम्फीबियन का एग्जांपल लूँ तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन तो फ्रॉग के अंदर भी प्रेजेंट है, और ये सारी की सारी चीजें तो मैमल्स के अंदर भी प्रेजेंट है। लेकिन हाँ, मैमल का जो ब्रेन होगा वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा एज कंपेयर टू द फिशेज एंड एम्फीबियंस। मेरी बात समझ में आई। तो 4th एग्जाम्पल हो गया ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। और अगर मैं इस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूं तो सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल रहेगा प्रेजेंस ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स इन द एम्ब्रियो, जो 5th एग्जाम्पल है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस का। और आपको फिर बहुत अच्छे से क्लियर होगा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस एक्चुअली में बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं एग्जाम्पल नंबर 5, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स इन एम्ब्रियो, प्रेजेंस ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स इन एम्ब्रियो, ठीक है, कि एम्ब्रियो के अंदर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स यहां पर देखने को मिलती है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि बर्ड्स एंड मैमल्स हैं वो रेप्टाइल से इवोल्व हुए हैं, ठीक है। तो जो रेप्टाइल्स हैं वो कैसे होते हैं, रेप्टाइल्स
रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? टूथड एनिमल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? टूथड एनिमल होते हैं। ऑलराइट। और अगर मैं बर्ड्स की बात करूं, जो बर्ड्स होते हैं वो टूथलेस होते हैं। बर्ड्स कैसे कैसे होते हैं? टूथलेस। देखो अब अगर मैं बर्ड्स के एम्ब्रियो की बात करती हूँ, ठीक है, यानी कि एग की बात करती हूँ, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा टूथ। अब देखो, आप सोचोगे कि बर्ड है, बर्ड के पास तो टूथ की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसको कुछ खाना च्यूव तो करना नहीं है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो है, यानी कि अभी जो बर्ड है वो हैच नहीं किया है, ठीक है, यानी कि एग की ही अगर मैं बात करूं, तो वहां पर उसके एम्ब्रियो के अंदर टूथ की क्या जरूरत है? उसको तो डायरेक्टली जो खाना मिल रहा है वो तो योक से मिल रहा है, लेकिन फिर भी टूथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब ये जो बर्ड है वो हैच करेगा, ठीक है, जब हैच करके बर्ड बाहर निकलेगा, जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो तब टूथ प्रेजेंट नहीं होंगे। ये बात समझ में आई? एम्ब्रियो के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जैसे कि टूथ, जो कि टूथ किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? रेप्टाइल्स के अंदर। रेप्टाइल्स के अंदर तो टूथ प्रेजेंट होता है। अगर मैं बर्ड के एम्ब्रियो की अगर मैं बात करूं, अभी हैचिंग नहीं हुई है, ठीक है, वहां पर टूथ प्रेजेंट होता है, लेकिन टूथ का कोई काम ही नहीं है। काम कैसे नहीं है? क्यों? क्योंकि उसको कुछ खाना चबाना तो है नहीं, च्यू नहीं करना, डायरेक्टली उसको खाना कहाँ से मिल रहा है? योक से मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसकी जरूरत भी नहीं है। और जब ये बर्ड हैच करेगा, तब अगर आप इसकी तब नोटिस करो, तो तब आपको टूथ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है? प्रेजेंस ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर इन केस ऑफ एम्ब्रियो। तो ये क्या बता रहा है कि जो बर्ड्स है कहीं ना कहीं कहाँ से इवोल्व हुई हैं? रेप्टाइल से इवोल्व हुई हैं। मेरी बात समझ में आई? कहीं ना कहीं जो बर्ड्स है वो कहाँ से अराइज हुई हैं? रेप्टाइल से इवोल्व हुई हैं, कि इनके अंदर टूथ प्रेजेंट होता है, वो भी एम्ब्रियो स्टेज के अंदर, जहां पे उस टूथ का कोई काम ही नहीं है। जब बर्ड हैच करेगा तब टूथ एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये था पहला एग्जांपल जिसको हमने बोला प्रेजेंस ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर इन केस ऑफ एम्ब्रियो। अगर मैं इसी की अगर एक एग्जांपल की बात करूं कि इसके अंदर एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं कि और कैसी टेम्परेरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ एक्वाटिक वेल की, किसकी बात करती हूँ मैं? एक्वाटिक वेल की, ठीक है। अब देखो, जो एक्वाटिक जो वेल है, अभी एक्वाटिक वेल है, ये क्या है बच्चे? मैमल है, ठीक है। एक्वाटिक वेल क्या है बच्चे? ये मैमल है। अब इसका जो फीटस है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? वूम के अंदर। फीटस है, फीटस कहाँ पर प्रेजेंट होगा? वूम के अंदर प्रेजेंट होगा। तो अगर इसके एम्ब्रियो की आप स्टडी करो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके एम्ब्रियो की आप स्टडी करो तो देखने को मिलेगा कि इसके फीटस के पास क्या है बच्चे? हेयर्स हैं। इस फीटस के पास क्या है बच्चे? हेयर्स हैं। और हेयर्स का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। हेयर्स का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। अभी ये फीटस डायरेक्टली वोम के अंदर प्रेजेंट है, तो प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो हेयर का कोई रोल ही नहीं है। अब जब जब ये फीटस पूरा का पूरा डेवलप्ड होके डिलीवरी होगी, तब आप जब ऑब्जर्व करोगे तो हेयर नहीं मिलेगी। तो प्रेजेंस ऑफ हेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? कि जो एक्वाटिक वेल है ये क्या है? एक मैमल है, यानी कि एक मैमेलियन कैरेक्टर शो करता है। जो हेयर है बच्चे, ये क्या करेगा? मैमेलियन कैरेक्टर शो करेगा, जो कि एक्वाटिक वेल है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई कि एक्वाटिक वेल एक मैमल है, ठीक है, और इसके फीटस को अगर आप देखो तो वूम के अंदर प्रेजेंट है। अब हेयर का काम तो प्रोटेक्शन करना है, अब वूम के अंदर हेयर का कोई रोल है नहीं। अब हेयर का कोई रोल नहीं है तो यानी कि प्रोटेक्शन का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोटेक्शन मिल रही है। लेकिन जब ये पूरा का पूरा डेवलप्ड होगा, बॉडी से बाहर आएगा, जब आप नोटिस करोगे तो हेयर एब्सेंट मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है? कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ हेयर रिप्रेजेंट द मैमेलियन कैरेक्टर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि प्रेजेंस ऑफ हेयर रिप्रेजेंट्स द मैमेलियन कैरेक्टर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? रिप्रेजेंट्स मैमेलियन कैरेक्टर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैमेलियन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स थे, किसके थे? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे, ये किसके थे? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के, ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे। अगर मैं बात करूं कि अगर बहुत सारे अगर एनिमल्स के अगर आप एम्ब्रियो की आप स्टडी करते हो तो बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। इसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स पढ़े। सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ा
अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द केस ऑफ वर्टिब्रेट, थर्ड एग्जाम्पल पढ़ा हमने डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, presence of brain in case of vertebrates और presence of temporary structures in case of embryo। तो जैसे इस प्रेजेंस ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स इन एम्ब्रियो के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, जैसे कि बर्ड्स के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर टूथ प्रेजेंट होता है, लेकिन जब बाहर आएगा हैच करेगा तो बर्ड्स के अंदर टूथ प्रेजेंट नहीं होता है, और एक्वेटिक वेल वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस आपके यहाँ पर खत्म होते हैं। कौन से एविडेंसेस खत्म होते हैं बच्चे, यहाँ पर आपके खत्म होते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। मेरी बात समझ में आई? ऑलराइट, अब देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वॉन बेयर लॉ। ठीक है, वॉन बेयर लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं। वॉन बेयर लॉ किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय वॉन बेयर, एंड वॉन बेयर क्या है बच्चे? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, वॉन बेयर लॉ प्रपोज्ड बाय, ये जो वॉन बेयर लॉ है ये किसने प्रपोज किया था? इट इज प्रपोज्ड बाय वॉन बेयर। ठीक है, और वॉन बेयर क्या है बच्चे? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। देखो, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। अब इन्होंने क्या किया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। वॉन बेयर ने बोला कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के एम्ब्रियो की स्टडी करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो जनरल जो कैरेक्टर्स है वो पहले आएंगे, जनरल जो कैरेक्टर्स हैं वो पहले अपीयर होंगे एज कंपेयर टू स्पेशल कैरेक्टर। अब स्पेशल कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप जनरल कैरेक्टर के बारे में सोचिए। ठीक है, वॉन बेयर क्या कहता है कि अपीयरेंस ऑफ जनरल कैरेक्टर्स अर्लियर एज कंपेयर टू स्पेशल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम की बात करूं मैं, ठीक है, या फिर मैं न्यूरल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो जो पूरा के पूरे जनरल कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे एम्ब्रियोज के अंदर सेम मिलेंगे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को स्टडी करो। लेकिन जो स्पेशल जो कैरेक्टर्स है, जितने भी जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो बाद में अपीयर होंगे। अब स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि बर्ड्स की अगर मैं बात करूं, स्पेशल कैरेक्टर क्या होगा? फेदर्स। अगर मैं मैमल्स के स्पेशल कैरेक्टर की बात करूं तो क्या होगा? हेयर्स। ठीक है, तो यही एक डेफिनेशन थी। वॉन बेयर क्या कहता है? वॉन बेयर कहते हैं कि जो अपीयरेंस ऑफ एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वॉन बेयर क्या कहते हैं बच्चे? अपीयरेंस ऑफ जनरल कैरेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जब स्टडी करते हैं तो अपीयरेंस ऑफ जनरल कैरेक्टर्स अर्लियर एज कंपेयर्ड टू स्पेशल कैरेक्टर्स, एज कंपेयर टू स्पेशल कैरेक्टर्स। और स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे? स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से होंगे? फॉर एग्जाम्पल, feathers in case of birds, feathers in birds, and hairs in mammals, hairs in mammals। मेरी बात समझ में आई? यानी कि appearance of general characters earlier as compared to the special characters। अगर आप different different embryos ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आप स्टडी करते हो तो हर एक एम्ब्रियो के अंदर जो स्पेशल जो कैरेक्टर्स है वो बाद में आएंगे। ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म जैसे बर्ड है, बर्ड के अंदर फेदर बाद में आएंगे, मैमल्स है तो हेयर बाद में आएंगे, लेकिन जो जनरल कैरेक्टर्स है वो पहले आ जाएंगे। वॉन बेयर लॉ ये कहते हैं। ठीक है, अब इसी लॉ को बेस करके, ठीक है, इसी लॉ को बेसिस पे रख के एक नया लॉ दिया और उस लॉ का नाम है बायोजेनेटिक लॉ। ठीक है, उस लॉ का नाम है बच्चे बायोजेनेटिक लॉ। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड लॉ यही है, बायोजेनेटिक लॉ। ठीक है, बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ किसने प्रपोज किया था? इट इज प्रपोज्ड बाय, बायोजेनेटिक लॉ किसने प्रपोज किया था? इट इज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, इट इज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने बायोजेनेटिक लॉ को क्या किया था? दिया था। ठीक है, मे बी ईयर था 1866, एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, मे बी इसी के आसपास। ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट क्या है? ऑन्टोजेनी
रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है। बायोजेनेटिक लॉ को रिकैपिटुलेशन थ्योरी भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज ऑल्सो नोन एज बायोजेनेटिक लॉ या फिर रिकैपिटुलेशन थ्योरी। बायोजेनेटिक लॉ या फिर रिकैपिटुलेशन थ्योरी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, या फिर किस तरीके से आ सकता है, ये स्टेटमेंट है। डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी या फिर ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ठीक है, इसका हम मतलब समझते हैं। फाइलोजेनी, इसकी स्टेटमेंट समझेंगे, ठीक है, और हम समझेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। देखो, बायोजेनेटिक लॉ सबसे पहले प्रपोज्ड बाय द अर्नेस्ट हाइकल, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी या फिर ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। अब देखो, बायोजेनेटिक लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट समझने से पहले, लिखने से पहले एक बार मैं इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखो, बायोजेनेटिक लॉ जो अर्नेस्ट हैकल ने प्रपोज किया था, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने जो बायोजेनेटिक लॉ प्रपोज किया था वो किसको बेसिस पे रख के किया था, वॉन बेयर लॉ को, ठीक है। वॉन बेयर ने क्या बोला था कि अगर आप डिफरेंट एम्ब्रियोज की स्टडी करो तो अर्लियर कैरेक्टर्स जितने भी जो भी जनरल कैरेक्टर्स हैं वो पहले दिख जाएंगे आपको, जो भी स्पेशल कैरेक्टर वो बाद में दिख जाएंगे। अब अर्नेस्ट हाइकल ने क्या किया, अर्नेस्ट हाइकल ने बोला कि अगर जस्ट सपोज फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, अगर आप इनके एम्ब्रियो को स्टडी करो तो जो सबसे ज्यादा जो एडवांस्ड जो एनिमल है, ठीक है, उसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे जो सबसे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जिससे वो इवोल्व हुआ है उसके एंसेस्टर्स के। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं बात एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे कि रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स किससे इवॉल्व हुए हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स इवॉल्व हुए हैं किससे, आपके रेप्टाइल से। रेप्टाइल्स किससे इवॉल्व हुए, एम्फीबियन से। एम्फीबियंस किससे इवॉल्व हुए, फिशेज से। यानी कि आप क्या कह सकते हो, फिशेज से एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ये इवॉल्व हुए, कह सकते हो या नहीं। फिशेज से एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ये इवॉल्व हुए। ऑल राइट, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब जो भी फिशेज से ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ये इवोल्व तो हुए। बायोजेनेटिक लॉ जो अर्नेस्ट हाइकल ने जो प्रपोज किया था उसके अकॉर्डिंग जो एम्ब्रियो है, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, मैमल्स का, ठीक है, इसका जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो के अंदर जो फिशेज के जो अडल्ट फिशेज के जो कैरेक्टर्स हैं वो इनके एम्ब्रियो के अंदर मिलेंगे। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। देखो फिर से सुनो इस बात को, बायोजेनेटिक लॉ थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, ये आपको मतलब थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझना पड़ेगा। अर्नेस्ट हाइकल ने क्या किया, अर्नेस्ट हाइकल ने बोला कि भैया जो बर्ड्स और जो मैमल्स हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स से। रेप्टाइल्स कहाँ से इवॉल्व हुए, एम्फीबियंस से। एम्फीबियंस कहाँ से इवॉल्व हुए, फिशेज से। इसका मतलब फिशेज से सारे के सारे इवोल्यूशन हुआ है, फिशेज से एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स से सारे के सारे इवोल्व हुए हैं। अब अगर जो रेप्टाइल का एम्ब्रियो है, ठीक है, रेप्टाइल का एम्ब्रियो, बर्ड का एम्ब्रियो, मैमल्स का एम्ब्रियो, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो किसके कैरेक्टर्स होंगे, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो कैरेक्टर्स होंगे जो अडल्ट फिशेज के कैरेक्टर है। यानी कि जो भी एम्ब्रियो है उसके पूर्वज के अडल्ट कैरेक्टर शो करेगा। मेरी बात समझ में आई, उसके एंसेस्टर के जो कैरेक्टर्स हैं वो शो करेगा, क्या वो शो करेगा आपका एम्ब्रियो। मेरी बात समझ में आई, तो इसी को हम कहते हैं बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ का मतलब है द एम्ब्रियो ऑफ द ऑर्गेनिज्म शो द कैरेक्टर ऑफ इट्स एंसेस्टर्स, ठीक है। तो यही जो स्टेटमेंट है यही कहती है बायोजेनेटिक लॉ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है, या फिर ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऑन्टोजेनी यानी कि जो भी डेवलपमेंट है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, जो भी डेवलपमेंट है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की
वो क्या करेगी बच्चे, रिपीट करती है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब उसके एंसेस्टर के कैरेक्टर्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये बात समझ में आई? तो जल्दी से पहले आप इसको लिखिए, फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे किसकी, अर्नेस्ट हैकेल ने जो बायोजेनेटिक लॉ दिया था उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। आप यहाँ से यहाँ पर भी आप लिख सकते हो ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और फाइलोजेनी का मतलब क्या है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। उसके अंदर एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके पूर्वज के जो अडल्ट के जो कैरेक्टर्स है वो देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में भी समझेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके। ठीक है। अब हम लिखते हैं बायोजेनेटिक लॉ की डेफिनेशन। ठीक है, बायोजेनेटिक लॉ क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म इन इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज। ऑर्गेनिज्म इन इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो भी ऑर्गेनिज्म है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिज्म इन इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज शोज adult adult characters of its ancestors। ऑफ इट्स एंसेस्टर। जब मैं इसके एग्जाम्पल अभी आपको लिखवाऊंगी तो ये बात आपको और अच्छे से क्लियर होगी कि जो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो भी ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक स्टेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैमल की अगर बात करूं तो मैमल की, ठीक है, मैमल के जो एम्ब्रियो है उसके अंदर किसके कैरेक्टर्स होंगे, उसके एंसेस्टर के अडल्ट कैरेक्टर्स। यानी कि मैमल्स किससे इवॉल्व हुए, फिशेस। तो फिशेस के जो अडल्ट फिशेस के जो कैरेक्टर्स हैं वो कहां पर देखने को मिलेंगे, मैमल्स के एम्ब्रियो के अंदर। और इसी को बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ, इसी को बोलते हैं क्या, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिखेगा कि गिल्स एंड tail, gills and tail in gills and tail in tadpole of amphibian। ठीक है, जो एम्फीबियन का जो लार्वा है, एम्फीबियन का जो लार्वा है, ठीक है, जिसको आप टेडपोल बोलते हो, उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, गिल्स और टेल देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन बाद में जब मेटामॉर्फोसिस होगी, जब ये जो टेडपोल है अडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स डिसअपियर हो जाएंगे। लेकिन एम्ब्रियोनिक फॉर्म के अंदर, ठीक है, जो भी एम्ब्रियोनिक फॉर्म है उसके अंदर गिल्स और टेल्स दिखेंगे। और ये गिल्स और टेल्स किसके अंदर दिखेंगे, ये अडल्ट फिश के क्या है, ये कैरेक्टर्स है। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, दूसरे एग्जाम्पल क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ pharyngeal gill slit, presence of pharyngeal gill slit in human embryo। ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिलेंगी, जो कि अडल्ट फिश का कैरेक्टर है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं हार्ट ऑफ बर्ड एंड मैमल, हार्ट ऑफ बर्ड एंड मैमल, तो अगर मैं हार्ट ऑफ बर्ड एंड मैमल, अभी मैंने आपको समझाया था कि स्टार्टिंग के अंदर जब डेवलपमेंट होती है हार्ट की, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या बनता है, टू चैम्बर हार्ट। और जो टू चैम्बर हार्ट है वो किसके अंदर होता है बच्चे, फिशेज के अंदर। तो मेरी बात समझ में आई, स्टेटमेंट क्या कहती है बायोजेनेटिक लॉ की, कि जो भी ऑर्गेनिज्म है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर वो क्या शो करेगा, उसके अडल्ट के एंसेस्टर के कैरेक्टर शो करेगा। एग्जाम्पल जैसे कि गिल्स और टेल्स प्रेजेंट होता है टेडपोल ऑफ एम्फीबियन, जो कि एक फिशेज का कैरेक्टर है।
प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट इन द ह्यूमन एम्ब्रियो एंड हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। ये क्या होता है बच्चे, 2 चैम्बर हार्ट। स्टार्टिंग के अंदर डेवलपमेंट होती है तो 2 चैम्बर हार्ट होता है। ऐसा नहीं कि जब आप इसका हार्ट देखोगे बर्ड एंड मैमल का तो आपको डायरेक्टली 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया था 2 चैम्बर हार्ट बनता है, फिर 3 चैम्बर हार्ट बनता है, ठीक है, फिर 4 चैम्बर कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट बनता है। तो इस तरीके से सारी की सारी डेवलपमेंट होती है। हाँ, लेकिन बाद के अंदर जब भी ये डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जैसे अब एम्फीबियंस की बात करूँ तो मेटामॉर्फोसिस होके जो टैडपोल है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, अडल्ट फ्रॉग के अंदर। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी ये जो कैरेक्टर्स है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी का यही मतलब है जो कि अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। बायोजेनेटिक लॉ या फिर रिकैपिटुलेशन थ्योरी, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, किसने दिया है और ये किसको बेस करके लिखा गया था, ये सारी की सारी चीजें आपने करनी है, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट एविडेंस जो कि है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस के बारे में हम बात करेंगे। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, ठीक है। तो अभी तक हम 3 एविडेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। 3 एविडेंस कौन कौन से हम पढ़ चुके हैं बच्चे, 3 एविडेंस हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिक। देखो ये आपका डायरेक्ट ऐसा अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी के अंदर आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं मिलेगा कि एविडेंसेस है ये, मतलब थोड़ा सा पॉइंट करके कहीं कहीं के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने जितने भी जो टॉपिक्स हैं, जैसे अडेप्टिव रेडिएशन भी एक टॉपिक आएगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी करके टॉपिक आएगा, मार्सुपियल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने एक टॉपिक के अंदर ही समराइज कर दिए हैं, दैट इज एविडेंसेस, ठीक है। एविडेंसेस के अंदर हम सारी की सारी चीजें कवर कर लेंगे, चाहे आपका वो अडेप्टिव रेडिएशन क्यों ना हो, चाहे वो आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्यों ना हो, ठीक है। ये आपका बायोजेनेटिक लॉ है, ये भी हमने इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो 5 एविडेंसेस के बारे में हमने स्टडी की थी सॉरी, 5 एविडेंसेस के बारे में हमने स्टडी किया था। सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस जो हम पढ़ चुके हैं, फिर आया बायोकेमिकल एविडेंस जो हम पढ़ चुके हैं, फिर हमने किया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो आज हमने किया है। आज हम करेंगे बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, ठीक है। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, तो 4th हेडिंग आप डालिए बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। 4th हेडिंग आप डालिए बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, ठीक है। अब बायोजियोग्राफिकल एविडेंस क्या कहता है बच्चे, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ग्राफिकल यानी कि एरिया। अब अलग अलग एरिया को अगर आप स्टडी करते हो ना, अब अलग अलग एरिया को आप स्टडी करते हो तो आपको बहुत ज्यादा एविडेंसेस मिलेंगे एवोल्यूशन के, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या मिलेंगे, एविडेंसेस मिलेंगे एवोल्यूशन के। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस यानी कि मतलब बायोजियोग्राफिकल एविडेंस का मतलब अलग अलग हैबिटेट, अलग अलग एरिया को अगर आप स्टडी करते हो तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न ऑफ लाइफ क्या है, कि किस ऑर्गेनिज्म का पैटर्न किस तरीके का था पहले, अब किस तरीके से चीजें इवॉल्व हो गई हैं, वो चीजें जो इवॉल्व हुई हैं अब नीड क्या थी। देखो कोई भी जो चीज है वो अपने आप को अडेप्ट करती है, ठीक है। अब जस्ट समझो कि अब रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करता है। अगर जस्ट सपोज कि कोई ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ फ्रूट्स ही अवेलेबल है, ठीक है, और पहले कोई बंदा वहां पर रहता है, ठीक है, वो प्योर नॉन वेज है, जस्ट सपोज एक एरिया है। अब उस एरिया के अंदर क्या होगा कि उस एरिया के अंदर सबसे पहले सिर्फ फ्रूट्स ही फ्रूट्स है, यानी कि पेड़ है, पौधे हैं, फ्रूट्स वगैरह है, और एक जो बंदा रह रहा है वो प्योर नॉन वेज है, ठीक है। अब उसको जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा ना, तो ऑब्वियसली जब नॉन वेज फूड अवेलेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या खाएगा, वेजिटेरियन फूड, फ्रूट, पत्ते, ये सभी तो खाएगा ना। तो ये ही कहने का मतलब है कि अगर एरिया अगर डिफरेंट है और एरिया अगर डिफरेंट होगा तो वहाँ पे फूड की हैबिटेट, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग अलग होंगी। तो उस अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, फूड की कंडीशंस, कंपटीशन अलग होगा, उसके अकॉर्डिंग स्पीशीज का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, सबसे पहले किसकी बात करती हूँ मैं, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। और इसके अंदर में सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो आपने सुना होगा
और बहुत अच्छे से आपको पता भी होगा डार्विन फिंचेस। ठीक है, ठीक है, बहुत बार आपने सुना भी होगा डार्विन फिंचेस, और ये आप शायद मेरे ख्याल से आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ के आए होंगे? 10th क्लास में भी ये चीज आप पढ़ के आए होंगे। अब देखो डार्विन, डार्विन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है, हम जो डार्विन ने एक डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी थी। ठीक है, डार्विन ने क्या दी थी? डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी दी थी। वहां पर भी हम ये चीज डिटेल में पढ़ेंगे, लेमार्किज्म थ्योरी, डार्विनिज्म थ्योरी, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, अभी बहुत चैप्टर बाकी है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही लेक्चर के अंदर सारी की सारी चीजें उड़ा दूं। ठीक है, फिर आप कमेंट में ये कह रहे हो कि मैम सारा का सारा समझ में आया, बस ये चैप्टर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा भगा नहीं रही हूँ। आई नो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, और करने को तो मैं मतलब 3 या 4 लेक्चर के अंदर भी चैप्टर को समराइज कर दूं, लेकिन फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो थोड़ा सा जो चैप्टर है ये आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा आराम आराम से आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप इस चीज़ को रटोगे और फिर एग्जाम तक आप एग्जाम आते आते आप भूल जाओगे। तो देखो, तो आराम से करते हैं, एटलीस्ट ऐसा करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा जोर ना डालना पड़े, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए, और एक बार चीज़ें समझ में आ गई तो आप अपनी लैंग्वेज में आराम से उस चीज़ को लिख सकते हो। ठीक है, देखो डार्विन फिंचेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो डार्विन है, डार्विन यानी कि जो साइंटिस्ट थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। डार्विन अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने एक यात्रा की। डार्विन कैसे साइंटिस्ट थे बच्चे? एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है इससे। अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब इन्होंने एक वॉयेज किया। वॉयेज का मतलब क्या होता है बच्चे? यात्रा की, और यात्रा जिस जहाज पर करी उस जहाज का नाम भी पूछा जाता है, HSM बीगल। ठीक है, HSM बीगल। अब देखो, और ये कहाँ पर पहुंचे? घूमते घूमते ये पहुंचे बच्चे आइलैंड के ऊपर। अब वो सिंगल आइलैंड नहीं था, वो था छोटे छोटे 22 आइलैंड, जिसको हम बोलते हैं गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड। और ये जो गैलापागोस जो आइलैंड थे, ये 22 स्मॉल आइलैंड थे। कैसे आइलैंड थे? 22 स्मॉल आइलैंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, अब देखो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस क्या कहता है कि डार्विन फिंचेस, तो ये हम बाद में पहुंचेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, एक जहाज लिया उन्होंने, उस जहाज पर उन्होंने यात्रा करना शुरू करा। ठीक है, और ये जो डार्विन एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, यात्रा करना शुरू किया तो एक आइलैंड पर पहुंचे ये, और वो एक सिंगल आइलैंड नहीं था, मतलब उस पे छोटे छोटे 22 आइलैंड थे। वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पर वो सिचुएटेड था। ठीक है, अब इन आइलैंड के ऊपर छोटी छोटी स्मॉल बर्ड मिलती थी। इन आइलैंड पे छोटी छोटी स्मॉल ब्लैक बर्ड देखने को मिली, और इन ब्लैक बर्ड को क्या बोला गया बच्चे? फिंचेस। ठीक है, अब ये डार्विन ने इनके ऊपर बहुत काम किया था, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया डार्विन फिंचेस। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? डार्विन फिंचेस। ठीक है, अब देखो डार्विन फिंचेस इनका नाम पड़ गया। अब हम बाकी की बातें आगे करते हैं। अब कुछ ये जो बर्ड्स हैं ये किसी किसी आइलैंड पे चली गई, कुछ बर्ड्स किसी आइलैंड पे चली गई। 22 आइलैंड है ना यहाँ पर, कुछ जो स्पीशीज थी, और ये सारी की सारी जो बर्ड्स का इनका एक कॉमन एंसेस्टर था। इन सारी की सारी जो बर्ड्स का क्या था बच्चे? एक कॉमन एंसेस्टर था। ठीक है, और वो कॉमन एंसेस्टर क्या था बच्चे? एक साउथ अमेरिकन बर्ड ही थी। ठीक है, साउथ अमेरिकन बर्ड। अब मैं उस बर्ड के बारे में बाद में बताऊंगी कि वो बर्ड क्या थी। अभी तक क्या हुआ? अभी तक डार्विन जी जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, घूमते घामते अपने जहाज को लेके गैलापागोस आइलैंड पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि छोटी छोटी काली चिड़िया थी वहां पर। ठीक है, और उनका नाम उनको फिंचेस कहते हैं, और डार्विन ने बहुत उनके ऊपर काम किया तो इसलिए उनका नाम पड़ गया डार्विन फिंचेस। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो स्पीशीज थी, कुछ जो काली चिड़िया थी वो किसी आइलैंड पे मिली, कुछ काली चिड़ियाएं किसी और आइलैंड पे मिली, कुछ काली चिड़िया किसी और आइलैंड पे मिली। जब
डार्विन ने इनको स्टडी किया तो क्या ऑब्जर्व किया कि इनकी जो बीक का साइज है वो अलग है, इनके बीक का साइज अलग है और इनका जो शेप और साइज अलग था इनकी बीक का। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो बर्ड्स थी ये अराइज हुई थी कॉमन एंसेस्टर से, और उस कॉमन एंसेस्टर कौन थी वो बर्ड, वो कॉमन एंसेस्टर थी साउथ अमेरिकन की सीड ईटिंग बर्ड। ठीक है, साउथ अमेरिकन की सीड ईटिंग बर्ड। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? ये कॉमन एंसेस्टर है साउथ अमेरिका की एक सीड ईटिंग बर्ड। वहां से बहुत सारी जो स्पीशीज है, ठीक है, वो इवोल्व हुई। किस तरीके से इवोल्व हुई कि कुछ स्पीशीज अलग चली गई, कुछ स्पीशीज दूसरे आइलैंड के ऊपर चली गई, कुछ स्पीशीज तीसरे आइलैंड के ऊपर चली गई। जैसे सपोज एक आइलैंड के ऊपर सिर्फ पेड़ और पत्ते हैं, तो कुछ जो बर्ड्स थी वो क्या हो गई, वहां पर सीड ईटिंग बन गई। ठीक है, कुछ ऐसी बर्ड्स थी जहां पर इंसेक्ट्स वगैरह थे, वो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स बन गई। कुछ आइलैंड के ऊपर कैक्टस ही कैक्टस था तो वो कैक्टस ईटिंग बर्ड बन गई। ठीक है, कुछ ग्रेन ईटिंग बर्ड बन गई। तो ये किस तरीके से बनी, उस पर्टिकुलर हैबिटेट, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की इकोलॉजिकल निश कैसी है, वहां का हैबिटेट कैसा है, वहां पर फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि बस एक स्पीशीज थे और वहां से अगले दिन आप देखोगे तो कोई और ऐसी स्पीशीज बन गई जिसका मतलब बीक का साइज वो अलग था या फिर उसकी शेप अलग थी। जी नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है एवोल्यूशन में। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही दिन के अंदर आपको एक न्यू स्पीशीज देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होता है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, तो यहाँ पे बायोजियोग्राफिकल एविडेंस का मतलब क्या है? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस का मतलब है कि पहले कॉमन एंसेस्टर हुआ करता, ठीक है, और उस बर्ड का नाम है सीड ईटिंग बर्ड थी, वो साउथ अमेरिका की सीड ईटिंग बर्ड थी। ठीक है, अब कुछ ऐसे बर्ड्स थे वो दूसरे दूसरे आइलैंड के ऊपर चली गई। अब वो जो बर्ड थी वहां का हैबिटेट अलग था, फूड की अवेलेबिलिटी अलग थी, और उसकी अकॉर्डिंग उन्होंने, उस बर्ड ने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया, मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस को ये रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात समझ में आई? तो यहां से अगर मैं आगे बात करूं, यहां से अगर मैं आगे बात करूं तो ये कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, और यहां से फिर डिफरेंट, और इन्होंने किसको स्टडी किया, स्टडी 20 फिंचेस। ठीक है, 20 फिंचेस को वहां पर इन्होंने स्टडी किया और क्या ऑब्जर्व किया, डिफरेंट शेप, साइज ऑफ बीक और यू कैन से बिल। और ये क्यों हुआ बच्चे, ड्यू टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, क्यों हुआ, ड्यू टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। अगर ज्योग्राफिकल एरिया अलग होगा तो इसका मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया अगर अलग होगा तो इसका मतलब है वहां पर फूड की अवेलेबिलिटी भी अलग होगी, वहां पर कंपटीशन भी डिपेंड करता है। तो ये सारी की सारी चीजें वहां पर डिपेंड करती हैं। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस ये था। मेरी बात समझ में आई? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस समझ में आया तो जल्दी से इसको 1 मिनट लीजिए और जल्दी से इसको अपनी नोटबुक के अंदर उतार लीजिए, और इसको बार बार आपने पढ़ना है कि जितने भी एग्जाम्पल्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि डार्विन ने का जो जहाज का नाम है वो क्या था, कौन से उसके ऊपर इन्होंने स्टडी किया, जो कॉमन एंसेस्टर था वो सीड ईटिंग फिंच थी। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट शेप मिली बीक बिल की ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट। ठीक है ये सारा का सारा एग्जाम्पल था। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की, और जो सेकंड एग्जाम्पल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट शेप थे, और देखो यहाँ पर कुछ जैसे कि इंसेक्टिवोरस बन गई, कुछ क्या बन गई, इंसेक्टिवोरस ईटिंग बर्ड बन गई, कुछ कैसी बन गई, इंसेक्टिवोरस ईटिंग बर्ड। ठीक है, कुछ कैसे बन गई, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, क्योंकि डिपेंड करता है ना वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहाँ की ज्योग्राफिकल एरिया की कंडीशन क्या है। कुछ वहाँ पर सीड ईटिंग बन गई, ठीक है, सीड ईटिंग बर्ड। कुछ वहाँ पर कैक्टस ईटिंग बर्ड बन गई,
कैक्टस ईटिंग बर्ड, और कुछ वहां पर ग्रेन ईटिंग बर्ड बन गई, कुछ वहां पर ग्रेन ईटिंग बर्ड बन गई। मेरी बात समझ में आई? तो ये था पहला एग्जाम्पल किसका, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस का। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल था बच्चे, पहला एग्जाम्पल था बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस का। अब हम करते हैं सेकंड एग्जाम्पल ऑफ बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल ऑफ बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है बच्चे, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। restricted distribution of animals, restricted distribution of animals। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। स्पेलिंग कुछ ज़्यादा ही गलत होगी, restricted, restricted। ठीक है, restricted distribution of animals, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं हम। तो जस्ट सपोज पहले एक सिंगल लैंड मास हुआ करता, जस्ट सपोज मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं हुआ करते, पहले ये एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था जिसको हम बोलते थे पैंजिया। ठीक है, जैसे पैन इंडिया होता है ना, पैंजिया, पैंजिया यानी कि सिंगल लैंड मास। क्या होता था बच्चे, पहले सिंगल लैंड मास होता था। ठीक है, अब ये सिंगल लैंड मास होता था पहले, तो जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो ये जितने भी सारे के सारे जो एनिमल जितने भी सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, जितने भी सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो क्या हो गए, अलग हो गए, यानी कि क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया। क्या हो गया बच्चे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, जस्ट सपोज एक बना ऑस्ट्रेलिया, जस्ट सपोज ये बना एक ऑस्ट्रेलिया और ये बना अफ्रीका। ठीक है, मतलब ये अलग अलग हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, यहाँ पे बहुत मतलब मज़ेदार है ये एवोल्यूशन समझने में, मतलब किस तरीके से अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर चीज़ एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलती है, जैसे कि ये एग्जाम्पल उसी को डिनोट करता है, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। देखो पहले एक पेंजिया हुआ करता, यानी कि एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था। जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो हर एक कॉन्टिनेंट के बीच में बहुत सारे माउंटेन्स आ गए, ओशंस आ गए, यानी कि ये बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गए। ठीक है, यानी कि जस्ट सपोज एक ऑस्ट्रेलिया बन गया और एक क्या बन गया, अफ्रीका बन गया, या जस्ट सपोज ये एक एशिया बन गया। ठीक है, हम अपनी बात कर लेते हैं, ये क्या बन गया बच्चे, एशिया बन गया। अब देखो अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको देखने को मिलता है क्या, याद है कुछ, पाउच्ड एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, और एग लेइंग एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, एग लेइंग मैमल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही हूं मैं। और अगर मैं बात करूं, देखो जस्ट सपोज ये पूरा का पूरा लैंडमास है, कुछ ऑस्ट्रेलिया बन गया, यहाँ से एशिया बन गया, और यहाँ पर प्रेजेंट होंगे आपके पाउच्ड एनिमल्स और ये एग लेइंग एनिमल्स, और कुछ यहाँ पर भी प्रेजेंट थे एशिया के अंदर। ठीक है, अब एशिया के अंदर इस तरीके से एनवायरमेंटल कंडीशंस थी कि यहाँ पर एवोल्यूशन हुआ, और यहाँ सर फिर प्लेसेंटल मैमल्स यानी कि जितने भी प्राइमेट्स वगैरह हैं, कैट है, डॉग है, ये सारे के सारे यहाँ का इनका एवोल्यूशन होना शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसी कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस थी नहीं। ठीक है, सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर थी नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई प्लेसेंटल मैमल देखने को मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको देखने को मिलेगा एग लेइंग मैमल्स और पाउच्ड एनिमल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे एग्जाम्पल कैंगारू। ऑलराइट, तो बात यह है कहने की कि यहाँ पर जब दोनों चीज अलग अलग हुई, ठीक है, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया और जब एशिया जब अलग अलग हुए तो यहाँ पर भी कुछ एग लेइंग मैमल्स होंगे और यहाँ पर भी कुछ आपके एग लेइंग मैमल्स होंगे, यहाँ पर भी कुछ आपके
पाउच्ड एनिमल्स होंगे, यहाँ पर भी कुछ पाउच्ड एनिमल्स होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं थी जहाँ पर इनका फर्दर एवोल्यूशन होके प्लेसेंटल मैमल्स बनाए, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन थी, तो ये सारे के सारे रिप्रोड्यूस करेंगे, एवोल्यूशन होगा। पाउच्ड जो एनिमल्स थे मतलब वो वहाँ पाउच्ड जो मैमल्स थे, पाउच जो मैमल से आके क्या बने बच्चे, प्लेसेंटल मैमल्स बने। तो मेरी बात ये है कहने की, अब ये जो प्लेसेंटल मैमल्स थे ये इतने ज्यादा हो गए कि इन सारे के सारे ने एग लेइंग मैमल्स और पाउच मैमल्स को क्या कर दिया, मार गिराया। तो मेरी बात समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो फिर रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, मतलब अब यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि जो पाउच्ड मैमल्स हैं और या फिर जो एग लेइंग मैमल्स है वो सिर्फ आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एशिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे नहीं। एशिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्लेसेंटल मैमल्स। क्या देखने को मिलेंगे आपको, प्लेसेंटल मैमल्स। मेरी बात समझ में आई? और ये है सेकंड एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। किस तरीके से कि पहले एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था, सिंगल लैंड मास फिर फर्दर ड्रिफ्ट हुआ कि ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया और एशिया अलग हो गया, और इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसका थर्ड एग्जांपल की बात करेंगे, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, चलो थर्ड एग्जाम्पल है इसका, लास्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस को। डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जो भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी उनका डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले वाला था रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक पर्टिकुलर लैंड मास के ऊपर ही एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज मिलेगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंड मास के ऊपर ही क्या मिलेगी, एक पर्टिकुलर स्पीशीज मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जो भी क्लोजली जो रिलेटेड जो स्पीशीज थी उसके हम डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एलिफेंट की एक स्पीशीज थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट है। ठीक है, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जब सपोज एक ये जो लैंड मास है, ठीक है, एक और ये लैंड मास है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो जब सपोज ये एशिया हो गया और ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये एशिया हो गया और अफ्रीका हो गया। तो जो जब कुछ जो पहले जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो कुछ स्पीशीज एलिफेंट के एशिया के अंदर देखने को मिलेंगी, कुछ जो स्पीशीज है वो अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इनके अंदर अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, यानी कि कुछ कुछ स्पीशीज के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ गया, यानी कि क्लोज रिलेटेड स्पीशीज है लेकिन हल्का फुल्का इनके अंदर चेंजेस देखने को मिला। और ये जो एलिफेंट है वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको एशिया और अफ्रीका के अंदर ही देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं, अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ब्राजील, ठीक है, अगर ब्राजील की अगर मैं बात करूं तो देखो ब्राजील के अंदर भी सारे की सारी जो भी एलिफेंट को एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए, ठीक है, जो भी एलिफेंट को एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए वो ब्राजील के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जब कॉन्टिनेंटल, लेकिन ब्राजील के अंदर एलिफेंट्स नहीं पाए जाते, ब्राजील के अंदर एलिफेंट्स नहीं पाए जाते। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि आप ये सोचिए ना कि जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो एशिया और अफ्रीका जब अलग अलग हुए तो वहां पर ब्राजील के अंदर तो एलिफेंट्स थे ही नहीं। अब ऐसा थोड़ी कि इन दोनों के बीच में जितने भी जो माउंटेन्स है, जितने भी ओशन वगैरह है, उनको क्रॉस करके ये वाली स्पीशीज यहाँ पर चली होगी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। हाँ, ऐसा जरूर हुआ होगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो कुछ स्पीशीज यहाँ पर प्रेजेंट
प्रेजेंट थी, कुछ स्पीशीज यहाँ पर प्रेजेंट थी, इन स्पीशीज ने आपस में रिप्रोड्यूस किया, इन स्पीशीज ने आपस में रिप्रोड्यूस किया और आगे ये चलती गई। लेकिन ब्राजील के अंदर जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो वहां पर तो एलिफेंट थे ही नहीं। बेशक से वहां पर ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती है जो एलिफेंट को चाहिए, लेकिन जब पहले ही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पे ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, तो वहां से रिप्रोडक्शन कैसे होगा और आगे स्पीशीज किस तरीके से मिलेगी। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। पहला एग्जांपल है क्या, एलिफेंट। एलिफेंट आपको कहाँ देखने को मिलता है बच्चे, एलिफेंट देखने को मिलता है आपको इंडिया और अफ्रीका के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी, कैमल की, तो कैमल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एशिया के अंदर एंड साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, कैमल, ठीक है, कैमल किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, कैमल फाउंड इन, कैमल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एशिया के अंदर एंड, और इसकी कैमल की एक रिलेटेड स्पीशीज है जिसको हम लामा बोलते हैं, और ये कहाँ पर देखने को मिलेगी बच्चे, आपको साउथ अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं ऐसे ही अगर मैं बात करूं बच्चे थर्ड एग्जाम्पल की, फॉर एग्जाम्पल एलिगेटर्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं एलिगेटर्स की बात करूं तो एलिगेटर्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, एलिगेटर्स आपको ईस्ट यूएसए के अंदर देखने को मिलेंगे। कहाँ, तो ईस्ट यूएसए है, और कहाँ पर चाइना है, कहाँ पर ईस्ट यूएसए है और कहाँ पर चाइना। इस तरीके से आपको समझ में आया डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज का मतलब है कि पहले वहां जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो वहां पर वो स्पीशीज पहले से ही प्रेजेंट थी। ठीक है, यहाँ पर मैं इंडिया लिख देती हूँ और क्लियरली आपको हो जाएगा। ठीक है, इंडिया, तो जो एलिफेंट है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, इंडिया और अफ्रीका के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप एलिगेटर्स की देखो ना, आप एलिगेटर्स एक प्रेजेंट, एलिगेटर्स प्रेजेंट है ईस्ट अमेरिका के अंदर। कहाँ पर, तो ईस्ट अमेरिका, कहाँ पर, चाइना है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि ईस्ट अमेरिका के अंदर जो भी एलिगेटर वो क्रॉस करके करके आपका चाइना के अंदर आ गया होगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो एलिगेटर, कुछ एलिगेटर वहां पर चले गए, कुछ एलिगेटर वहां पर चले गए, और वहां से फिर आगे रिप्रोडक्शन होना शुरू हुआ, वहां से स्पीशीज वहां पर प्रेजेंट थी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पर अपना बायोजियोग्राफिकल एविडेंस खत्म होता है। ठीक है, तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस अपना खत्म होता है यहाँ पर, और जिसके अंदर हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े और हमने बायोजेनेटिक लॉ के बारे में देखा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपका 3 या 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने दिया तो, और एक्सप्लेन करो बायोजेनेटिक लॉ को। तो जब भी आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करते हो बायो के अंदर तो ट्राई करना, अगर वहाँ पर डायग्राम बन सकता है तो ठीक है, और जहाँ पर डायग्राम नहीं बन सकता तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। ठीक है, और अब हमने पढ़ा था बायोजियोग्राफिकल लॉ। बायोजियोग्राफिकल लॉ के अंदर हमने डार्विन फिंचेस के बारे में पढ़ा, और रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा, और डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर अपना मतलब ये खत्म होता है, लेक्चर भी खत्म करते हैं। लेकिन अभी तक हमारा पूरा का पूरा हुआ नहीं है। अब इसको समझने इसके बाद जब हम एक और कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा बचता है। ठीक है, और वो है आपका एडेप्टिव रेडिएशंस। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपकी इसके अंदर एविडेंसेस, सिर्फ इसके अंदर हम एविडेंसेस नहीं कर रहे हैं, हम एविडेंस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं हम बीच में वो भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जो आपको मतलब लगता होगा कि यार है तो चीज़ एक, लेकिन हमेशा अलग क्यों दिखाई देती है। और ऑप्शंस के अंदर भी जहाँ पर आपको एडेप्टिव रेडिएशन है वहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी दिखेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। तो आंसर को फाइंड आउट किस तरीके से करना है हम वो देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एविडेंसेस को ख़त्म करेंगे और आगे की भी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठंड से बच के रहिए और अपना 100% दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।